हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, नीना कक्षा में बच्चों को अक्सर संकल्पना, वस्तु, प्राणी के लिए अलग अलग भाषाओं के शब्द खोजने के लिए कहती है। नीना ऐसा क्यों करती है? ऑप्शन ए है बच्चों को व्यस्त रखने के लिए। ऑप्शन बी है बच्चों की मातृभाषाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन सी है बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए और डी है शिक्षण को अधिक रोचक तथा व्यस्ततापूर्ण बनाने के लिए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि देखिए, वो नीना क्या कर रही है कि अपनी कक्षा में बच्चों को किसी भी वस्तु का, प्राणी का, उनके लिए अलग अलग भाषाओं में उनको क्या कहा जाता है ये शब्द खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका अर्थ यही है कि वो बहुभाषिकता को बढ़ावा दे रही है। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न है हमारा, आगमन विधि में हम बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है भाषा से व्याकरण की ओर, बी है व्याकरण से भाषा की ओर, सी है नियम से उदाहरणों की ओर और डी है उदाहरणों से नियम की ओर। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी, उदाहरणों से नियम की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगमन विधि में। और निगमन विधि में क्या होता है, ठीक इसका विपरीत होता है, उसमें हम लोग नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, तीसरा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ आगे डैश है के माध्यम से ही विकसित होते हैं। ऑप्शन ए है अंतःक्रिया, बी है सामंजस्य, सी है अलगाव और डी है टकराव। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, अंतःक्रिया के द्वारा, यानी भाषा जो है वो परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए है भाषा शिक्षण के लिए अधिकाधिक कठिन अभ्यासों का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन बी है आजकल भाषा शिक्षण में अधिकाधिक उच्च स्तरीय ईमेल तकनीक का प्रयोग अनिवार्य है। ऑप्शन सी है भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी है प्रथम भाषा अर्जन की तरह द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी। देखिए, जिसमें बहुत ज़्यादा कठिन अभ्यास की बात जहाँ तक आए तो वो ऑप्शन हमारा गलत होता है। साथ ही हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी भी चीज़ का अनिवार्य है, उसको सम्मिलित कर सकते हैं लेकिन अनिवार्य है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अगला है यहाँ पे, भाषा शिक्षण में सिनेमा को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। जो बच्चे ऐसे सुन के नहीं देख समझ पाते, जो चीज़ें याद नहीं रख पाते, तो उनके लिए किसी भी चीज़ को अगर हम लोग ऑडियो वीडियो ये सब चीज़ के माध्यम से सिखाएं तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। तो ऑप्शन सी भी इसका गलत हो जाएगा। तो सबसे जो सटीक आंसर है वो है प्रथम भाषा अर्जन की तरह, यानी जहाँ मातृभाषा जो है वो हिंदी नहीं है, वहाँ द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी के सहज अर्जन के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण जरूरी है ताकि बच्चे सहज रूप से खुद ही उस भाषा का अर्जन कर सकें। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। ऑप्शन ए है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। ऑप्शन बी है केवल गद्य पाठ्यों के अभ्यासों का हिस्सा है। सी है हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है और डी है व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए, भाषाई अभिव्यक्ति को यह प्रभावी बनाता है, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग। ऐसा नहीं है कि ये केवल गद्य पाठों में ही आता है बल्कि ये पद्यांशों में भी आता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है विभिन्न साहित्यिक विधाओं और ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास करना। बी है सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता करना। ऑप्शन सी है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना और डी है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के लिए हिंदी भाषा का व्याकरण कंठस्थ करना। तो देखिए, इसमें हमसे पूछा गया था कि हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो किसी भी चीज़ को केवल याद करना, कंठस्थ करना, रटना हमारा उद्देश्य नहीं होता, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है।
ऑप्शन ए है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, बी है व्याकरणिक संकल्पनाओं का अधिकाधिक अभ्यास, सी है एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी और डी है भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास। देखिए, इसमें हमसे पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा के संदर्भ में, तो इसका जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही हो जाएगा, सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें गतिविधि की बात की गई है, यानी बच्चे उसमें स्वयं सक्रिय हैं और वो एक्टिविटी करके खुद मतलब सीख रहे हैं। तो ये हमारा सबसे सटीक आंसर हुआ ऑप्शन ए। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? ऑप्शन ए है शुद्ध वर्तनी, बी है परियोजना कार्य, सी है शुद्ध उच्चारण और डी है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी, विभिन्न संदर्भों में बच्चा भाषा प्रयोग में कितना कुशल है, कितना दक्ष है, इस बात पर विशेष बल देना है। ये नहीं है कि वो शुद्ध उच्चारण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब बच्चा अगर छोटा है, प्राथमिक कक्षा में है, तो ऐसी स्थिति में वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता है, लेकिन जब वो विभिन्न संदर्भ में अपना विशेष जब जैसी परिस्थिति है वहाँ पे भाषा का प्रयोग करना वो सीखेगा, तो धीरे धीरे वो शुद्ध वर्तनी भी करने लगेगा, शुद्ध उच्चारण भी उसका अपने आप हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया, ऑप्शन ए है अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, बी है घर में संभव नहीं है, ऑप्शन सी है विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है और डी है भाषा की कक्षा में ही संभव है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। ये कहना गलत होगा कि घर में संभव नहीं है, क्योंकि बच्चा जब घर से आता है तो वो कोई ना कोई भाषा, चाहे उसके यहाँ पे जो भी उसकी मातृभाषा है वह तो वो जानता ही है। तो ये हम नहीं कह सकते कि घर में संभव नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ये भी नहीं कहना है कि भाषा शिक्षण की प्रक्रिया की बात की जा रही है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। और साथ ही ऑप्शन डी में कहा गया कि भाषा की कक्षा में ही संभव है, तो ऐसा नहीं है कि भाषा की कक्षा में ही केवल भाषा का शिक्षण की प्रक्रिया संभव है, जरूरी नहीं है। क्योंकि जब हम विभिन्न विषय पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो हम सोशल साइंस पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वैसी स्थिति में वो तो किसी न किसी भाषा में ही लिखा गया होता है ना, उसमें जो भी विषय वस्तु है। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल भाषा की कक्षा में ही संभव है। और वैसे भी जिस आंसर में, जिस ऑप्शन में ही केवल, एकमात्र ऐसे शब्द का इस्तेमाल होता है, तो वो ऑप्शन हमारा ज़्यादातर गलत ही होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, भाषा में आकलन संभव है? ऑप्शन ए है केवल गतिविधियों द्वारा, बी है केवल परीक्षाओं द्वारा, सी है सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा और डी है केवल परियोजना कार्य द्वारा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन के द्वारा जो है भाषा का आकलन हम लोग करते हैं। ये नहीं है कि केवल गतिविधियों के द्वारा ही कर रहे हैं या फिर केवल परीक्षाओं के द्वारा ही हम बच्चे का आकलन करें, ये जरूरी नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन यही है कि लगातार बच्चा सीख रहा है और उसी के दौरान आप उसका अवलोकन करके उसका आकलन कर सकते हैं। तो ये भी नहीं कह सकते कि केवल परियोजना कार्य द्वारा। और वैसे शब्द की दृष्टिकोण से भी देखें तो जिसमें केवल होता है, एकमात्र होता है, तो वो गलत होता है, अभी हमने सीखा था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।